हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, हम बायोट सेवर्ट्स लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं और उसकी दो एप्लीकेशंस हमने की और जाना हमने कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ अप्लाई करनी है। तो आइए आज हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। स्टूडेंट्स, हमने बायोट सेवर्ट्स लॉ को अप्लाई करना पहले ही सीखा था एक स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर। स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर हमने एक एलिमेंट, करंट एलिमेंट आइडियल सेलेक्ट किया। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जब हमने उस एलिमेंट के विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड को किसी पॉइंट पर फाइंड कर लिया, तो हमने इंटीग्रेट करके टोटल मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर लिया। ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है। तो अगर कॉयल सर्कुलर होगी फिर ये लॉ किस तरह से अप्लाई होगा, आइए देखते हैं। सो दिस इज अ सर्कुलर कॉयल। Circular coil carrying current. So I is the current flowing through it. This one is the direction, यानी कि clockwise direction में करंट जो है आपका फ्लो कर रहा है। फिर से हम पहला पॉइंट क्या करेंगे, इसका कोई रेडियस आर है और सेंटर ओ है। दिस इज रेडियस आर। क्यों? क्योंकि हमें एक पोजीशन वेक्टर चाहिए होता है जिस पॉइंट पर हम फाइंड करना चाहते हैं। तो वो पॉइंट एक सेंटर है। किसके विद रिस्पेक्ट टू फाइंड करना चाहते हैं? करंट एलिमेंट। तो हम यहाँ एक करंट एलिमेंट की लेंथ dl सिलेक्ट कर लेते हैं और अब हम जानते हैं कि इस करंट एलिमेंट की वजह से सेंटर के ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। क्यों? दिस इज एज लाइक अ स्ट्रेट कंडक्टर, इतना सा पार्ट। इसलिए इसको इतने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि वो स्ट्रेट कंडक्टर की तरह ही बिहेव करे। ठीक है, जहां भी हम dl लेंथ लेंगे। सो now you can see that the direction of this real ideal current is this one. तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। क्योंकि आप वैसे भी जानते हो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है। सो अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट्स लॉ, तो हमने कंसिडर किया एक सर्कुलर कॉइल जिसका रेडियस आर है। वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ओ ड्यू टू दिस लेंथ dl and due to this whole circular coil. So firstly, for dl, according to Biot-Savart's law, magnetic field induction at O due to dl is क्या होगी स्टूडेंट? dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL sin theta is 90 upon r square. So sin 90 is 1, this we know. So dB will be equal to mu naught by 4 pi IDL upon r square. Okay. Now the total magnetic field induction at O due to circular coil of radius r is क्या होगी स्टूडेंट? इंटीग्रेशन ऑफ दिस
म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। नाउ द थिंग इज दैट कि इसकी लिमिट्स क्या होंगी। मैग्नेटिक फील्ड तो हमें फाइंड करनी है। जहाँ से डीएल शुरू होता है इस पॉइंट पर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर हमारा इनिशियल पोजीशन शुरू होगी 0, और उसके बाद हम एक कंप्लीट सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि पूरी लेंथ के लिए हमारी सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल हो जाएगी लिमिट 2 पाई आर। सो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर, and it is left dl, that is 1 dr. Okay, because we have to take integral with respect to length only, and this is length of the boundary of the circle. So mu naught by 4 pi I by r square, one integral is L, so this is L. So what is the way? We will put firstly upper limit and then the lower limit, that is 2 pi r minus 0. So you can see here that mu naught by 4 pi I by r square into 2 pi r. Cancel this r by r. This gives you mu naught by 4 pi 2 pi I upon r. So this is the required result. If a circular coil consists of n turns, तो क्या होगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा. So B will be equal to mu naught by 4 pi r into 2 pi n I. Yeah, you can write this as mu naught I by 4 pi r into 2 pi n. What is this 2 pi n? अगर n 1 हो जाए तो इसका मतलब ये एक राउंड कंप्लीट करेगा. एक राउंड कंप्लीट का मतलब है एंगल सबटेंडेड बाय दिस सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर. और अगर n टर्न्स किए तो भी क्या है, जितने टाइम्स चलेगा उतना सर्कुलर कॉइल के द्वारा सेंटर पर एंगल सबटेंड हो जाएगा, यानी कि दिस इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल, जिसके कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स. So this result you have to remember the magnetic field at the center of the. अब हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ B की. दिस वन वाज मैग्नीट्यूड. अब हम डायरेक्शन ऑफ B की बात करते हैं, किसकी डायरेक्शन किधर होगी. तो स्टूडेंट्स डायरेक्शन डिपेंड करती है हमारी बायट-सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली भी बताएंगे. उसके बाद करंट के लूप के थ्रू भी हम इसको डिस्कस करेंगे, राइट हैंड रूल के थ्रू. सो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, डीएल से आर की तरफ चले जाइए तो कर्लिंग फिंगर होगी. जिधर थंब है, थंब आपका किधर जा रहा है, इन द प्लेन ऑफ दिस कॉइल, टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ दिस कॉइल मींस इनवर्ड. दैट इज द डायरेक्शन ऑफ बी. सो डायरेक्शन ऑफ बी इज द परपेंडिकुलर, क्योंकि आपका क्रॉस प्रोडक्ट और टू वेक्टर क्या कहता है, अगर डीएल ये है और अगर आर ये है तो आपका इनकी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन इनके 90 डिग्री परपेंडिकुलरली आने वाली है. दैट इज द डायरेक्शन ऑफ बी. सो डायरेक्शन ऑफ बी इज परपेंडिकुलर टू द plane of circular coil and is directed inward. ठीक है. और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा स्टूडेंट्स तो आप कर लेंगे, ऐसे कर लीजिए. ठीक है. तो मैं ये कह देता हूँ डायरेक्शन ऑफ बी यहाँ डाल दीजिए इन द अबव केस,
क्योंकि अबव केस हमने लिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करंट, तो यहाँ लिख देते हैं इफ द डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, if direction of current is anti-clockwise, then direction of B is outwards. ठीक है, अब आता है कि जिस जगह हमने ये एलिमेंट लिया उस जगह मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता लगाएंगे। तो मैं इस सारे को रब करता हूँ और अब हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ और यहाँ इन दो एंड्स पर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो फिर से करंट इज गोइंग अपवर्ड, तो हम थंब को अपवर्ड रखेंगे। कर्लिंग किधर हो रही है, वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएगी ऐसे, और कंसेंट्रिक सर्कल की डायरेक्शन किधर होगी, ऐसे आ रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर इस एंड की बात करें तो करंट इज गोइंग डाउनवर्ड, तो आप अपने थंब को डाउन कर लीजिए, तो कैसा आ रहा है, कंसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे। ठीक है, डाउनवर्ड करेंगे तो आपकी डायरेक्शन इधर आ गई, यानी कि क्लॉकवाइज। अब आता है इनके सेंटर पर की डायरेक्शन किधर है, वो हमने जान लिया कि सेंटर पर डायरेक्शन कैसे होगी, इनवर्ड होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। और कैसे तरीका है इसका, दूसरा तरीका आप राइट हैंड रूल लगा लीजिए। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली क्या होगा, डायरेक्शन एट सेंटर, डायरेक्शन ऑफ बी एट सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कुलर कोयल। ये तो ऑन वायर किया था हमने, ऑन द लूप, और ये कर रहे हैं हम द सेंटर ऑफ सर्कुलर कोयल। सो इसके लिए आपको क्या करना है, जिधर करंट की डायरेक्शन है उधर कर्लिंग कर लीजिए और अपने थंब को देख लीजिए। ठीक है, कर्लिंग टुवर्ड्स करंट, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स टुवर्ड्स करंट, ये कौन सा रूल है, राइट हैंड रूल। कर्लिंग ऑफ फिंगर्स टुवर्ड्स करंट, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, स्ट्रेट। ओके, क्योंकि ये सीधी जाएगी, स्ट्रेट होगी और यूनिफॉर्म होगी। अगर ये रेडियस बहुत बड़ा ले लिया आपने, अगर ये सर्कुलर कॉइल का रेडियस बहुत बड़ा है, तो ये सारी लाइंस यूनिफॉर्म बनने वाली है। ठीक है, सो ये भी लिख देते हैं, इफ radius of the circle is large, circular loop is large, magnetic field will be uniform at the center. ठीक है स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉयल कैरिंग करंट। अब हम करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉयल कैरिंग करंट। मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे हम।
magnetic field at any point on the axis of a circular coil carrying current। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सर्कुलर कॉयल कैरिंग करंट हमने रखी कैसे है। तो आइए, मैंने एक अरेंजमेंट तैयार किया है। उस अरेंजमेंट के थ्रू हम इसके अंदर बहुत सी बातों को सीखने वाले हैं और साइड बाय साइड हमें बहुत से कंक्लूजन्स इसके थ्रू मिल जाएंगे। चलिए, ये है हमारी एक सर्कुलर कॉयल, आपको दिख रही होगी। सो आप देख सकते हैं कि एक सर्कुलर कॉयल है और इसको कैसे रखना है, इसको हमने इन टू द प्लेन नहीं रखना है, इसको हमने परपेंडिकुलर टू द प्लेन रखना है, ऐसे। ठीक है, मैं यहाँ एक एरो दिखाया, ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। अब ध्यान से देखिएगा, जब हम इसको ऐसे रखेंगे तो इसका एक्सिस किधर आएगा, इसका एक्सिस आएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये है इसका एक्सिस, क्योंकि हम एक्सिस पर, इस एक्सिस पर हम कहीं भी कोई पॉइंट ले सकते हैं। तो डेफिनेट है कि हमें यहाँ करंट का एलिमेंट सिलेक्ट करना होगा। सो यहाँ देखिए, ये मैंने जो लिया है, इसमें आप छोटे छोटे पार्ट्स देख रहे हैं, सारे करंट के एलिमेंट की तरह। अगर मैं यहाँ करंट का एलिमेंट ले लूँ और करंट के एलिमेंट के लिए मैंने ले लिया, ये उसकी डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्यों, अपने आप अभी तुम्हें दिखेगा कि मैंने ये एक डीएल लिया, ये डीएल की डायरेक्शन है। तो मैं इस एक्स, ये है एक्सिस, तो इस एक्सिस पर किसी पॉइंट पर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ देखिए, यहाँ मैं मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना चाहता हूँ। ये है हमारा सर्कुलर कॉयल, ये है उसका एक्सिस और यहाँ मैं फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या मेथड यूज करूँगा स्टूडेंट्स, कि इसके करंट एलिमेंट को, जो मैंने डीएल लेंथ सिलेक्ट की है, इस पॉइंट पर ये मैं एक डिस्टेंस लूंगा ऐसे। ठीक है, ये लूंगा, उस एक्सिस के ऊपर मैं ये वाला डिस्टेंस लूंगा। तो अब मैं आपको एंगल दिखाता हूँ कितना बन रहा है। देखिए कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। मैं इसकी पोजीशन को कितना भी नीचे कर दूंगा, पॉइंट को आगे कर देता हूँ ऐसे, तो भी आप देख रहे हैं कितने डिग्री का एंगल है, 90। और नीचे आगे कर देते हैं पॉइंट को ऐसे, तब भी आप देख रहे हैं कितने डिग्री का एंगल है, 90। यानी कि डीएल लेंथ उस एक्सिस के किसी भी पॉइंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था हमें समझना, जिसको हमने एक सर्कुलर कॉइल बनाकर समझा। ये उसका एक्सिस है और ये कहीं भी पॉइंट है P, जहां हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। हमने यहाँ पर एक करंट एलिमेंट सिलेक्ट किया, ये C पोजीशन पर, और उस पॉइंट से हम यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना चाहते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो इसकी डायरेक्शन है वो इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। 2D है, 2 डायमेंशनल है, इसलिए यहाँ रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इसका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ही रेडी किया। अब पॉइंट आप यहाँ शिफ्ट करो, यहाँ शिफ्ट करो, वो मैंने दिखाया आपको कि एंगल 90 डिग्री ही रहता है। सपोज कर लेते हैं इसका रेडियस है a और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, सेंटर से उसका डिस्टेंस है x, और बर्ड-सेविट्स लॉ कहता है कि dl से जिस पॉइंट पर फाइंड करोगे वो क्या होगा, r। ठीक है, तो ये भी एक परपेंडिकुलर एक्सिस वाला डिस्टेंस, बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ये देखिए, ये देखिए, तो इसका मतलब ये एंगल भी 90 होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से जो r की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, √a² प्लस x²। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड जो P पर बनेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। फिर से आप ध्यान दीजिए कि अगर एक प्लेन में एक डीएल है, ये डीएल की डायरेक्शन है
और ये आर है, ये आर है आपका। दोनों कितने किस एंगल पर है? 90 डिग्री के एंगल पर है। तो आपकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहती है? हमें डीएल से आर की तरफ जाना है ना, तो आपकी क्रॉस प्रोडक्ट कहती है कि मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जिधर आएगी उधर ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो आपका डीएल यहाँ है, आपका ये आर यहाँ है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? दिस वन। ठीक है, तो ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो सब चीज आएगी। तो यानी कि जो डीबी बनेगा वो यहाँ इस डायरेक्शन में बनेगा। और अगर मैं करंट का एक एलिमेंट यहाँ भी ले लूँ तो इस एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी? वो इधर होगी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम सारे डीएल को अगर सम अप कर देंगे तो इंटीग्रेशन के थ्रू हम उसकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। लेट दिस एंगल इज अल्फा। ये अल्फा एंगल बनाता है, ये एंगल भी अल्फा है। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, दो टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, तो ये एंगल बराबर आएगा क्योंकि ये भी 90 होगा। सो अब हम इसको ध्यान से सुनेंगे। ये एक लाइन है ओपी, सीपी भी एक लाइन है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना? अल्फा। ध्यान से सुनेंगे ये बात। ओपी लाइन का परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है डॉटेड, सीपी लाइन का परपेंडिकुलर डीबी वाली लाइन है। अगर दो लाइंस के बीच में एंगल अल्फा होगा तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल अल्फा ही होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ। ज्योमेट्रिकली ये क्या है? ये 90 है, तो इतना एंगल क्या हुआ? 90 माइनस अल्फा। ये वाला एंगल आपका क्या होगा? 90 माइनस अल्फा। और ये भी क्या है? 90। तो अगर इसको 90 करना है तो ये वाले एंगल को क्या होना पड़ेगा? अल्फा। तो आप जैसे भी मर्जी जान लीजिए। ठीक है, दिस वन इज द कॉन्सेप्ट। तो इधर हमारा कंपोनेंट हो गया डीबी कोस अल्फा और इधर हमारा कंपोनेंट हो गया डीबी साइन अल्फा। इधर इसका कंपोनेंट हो गया डीबी कोस अल्फा और इधर ही कंपोनेंट हो गया डीबी साइन अल्फा। ऐसे ही जितने डीएल लेंस होंगी सबका डीबी साइन अल्फा इस डायरेक्शन में होगा और सबका डीबी कोस अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, आधों का ऊपर आधों का नीचे। सो डीबी कोस अल्फा कैंसल आउट ईच अदर, so only the net magnetic field is due to dB sin alpha. So net magnetic field induction at P is due to dB sin alpha. So total magnetic field will be integral of dB sin alpha. ठीक है, ये आपको बात क्लियर हो गई। तो अब dB कितना होगा? dB के लिए हमें क्या है, क्योंकि हमने करंट एलिमेंट्स लिया है, करंट का स्मॉल लेंथ लिया है, सो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन at P due to dl is dB equal to mu naught by 4 pi idl sin 90 upon r square, and this is mu naught by 4 pi idl r हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पुट कर देंगे r की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो दिस गिव्स यू म्यू नॉट बाय 4 पाई idl upon a square plus x square. So therefore net magnetic field will be dB is mu naught by 4 pi idl
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन अल्फा। तो हमने डीबी में पुट कर दिया। अब साइन अल्फा ज्योमेट्रिकली निकाल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वैल्यू हो गई। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम अंडर रूट को पावर 1/2 लिख सकते हैं। सो दिस गिव्स यू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन अल्फा की वैल्यू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और अंदर आपका क्या रह गया डी एल। डी एल डी एल डी एल का समेशन हो जाएगा, तो दिस गिव्स यू 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई ए, क्योंकि रेडियस हमने क्या लिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए पावर 1/2 बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो इट इज 3/2 म्यू नॉट आई ए दिस, एंड दिस इज 2 पाई ए। ओके, so this becomes mu naught by 4 pi I a square into 2 pi upon a square plus x square raised to the power 3/2. Again, if a coil consists of n turns, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यस, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ए स्क्वायर 2 पाई n अपॉन a square plus x square raised to power 3/2. So this is the required result when a point lies on the axis of a circular coil. Now we will discuss some special cases based on this. So students, special cases में पहला केस आ जाता है special cases number 1, if point P lies on the सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। ठीक है, अगर वो पॉइंट सेंटर पर आ गया तो x आपका क्या हो गया 0, तो आप यहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 पुट कर दीजिए। सो दिस गिव्स यू आई ए स्क्वायर 2 पाई n अपॉन ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, क्योंकि x आपका 0 हो चुका है। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ए स्क्वायर 2 पाई n अपॉन ए क्यूब। ए स्क्वायर कैंसिल बाय ए क्यूब गिव्स अस ए, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई 2 पाई n अपॉन ए। तो आप देख सकते हैं जो सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर था उसका रिजल्ट हमने यही निकाला था। सेकंड स्पेशल केस हम कर रहे हैं व्हेन P lies far away from the center of the coil. Second case, when P lies far away from the center of a circular coil. ठीक है, so this is very far away. It means x is very much greater than that of radius. डिस्टेंस रेडियस से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो जो चीज़ बड़ी हो जाएगी ए कैन बी निगलेक्टेड. So what will be the result? B is equal to mu naught by 4 pi I a square 2 pi n. तो a को निगलेक्ट कर दीजिए, वट इज लेफ्ट x स्क्वायर पावर 3/2. फिर से यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ए स्क्वायर 2 पाई n डिवाइड बाय x क्यूब. So this is the required result. Now we will introduce a new term here. म्यू नॉट बाय 4 पाई, ध्यान दीजिएगा, मैं एन आई, अच्छा इसमें एक चीज़ और करते हैं, पहले एन आई को सेपरेट कर लीजिए.
ए स्क्वायर को भी यहाँ लिख लीजिए, और क्या रह गया आपका, पाई को भी साथ लिख लीजिए, पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर, और यहाँ 2, दिस इज एक्स क्यूब। ये तो एरिया ऑफ द सर्कल हो गया, पाई आर स्क्वायर। सो मैं इसकी जगह लगा रहा हूँ 2 इंटू एरिया, और एन आई एज इट इज लिख रहा हूँ। Now we introduce a new term. This NIA is capital M. What is this M? M is magnetic dipole moment. ये स्टूडेंट्स हम अगले चैप्टर में भी पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ इसको डिफाइन भी कर देंगे, फिर भी मैं आपको ध्यान डिफाइन कर देता हूँ। करंट इज इन एम्पियर, सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ एम्पियर टर्न्स, क्योंकि एन टर्न्स ऑफ करंट मतलब एम्पियर टर्न्स एंड एरिया ऑफ सर्कुलर लूप। ठीक है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। यूनिट भी आप इसका बना सकते हैं, करंट का यूनिट एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, सो एम्पियर मीटर स्क्वायर इज इट्स यूनिट। सो वी कैन राइट दिस एज म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय x क्यूब। So this one is one new formula, special case number 3. Special case 3 is, now if a point P lies on the axis of a coil, axis of a coil equal to radius, यानी कि आपका x a के इक्वल है। सो फिर से उस रिजल्ट में म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ए स्क्वायर 2 पाई एन एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3/2, तो x की जगह a लिख दीजिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ए स्क्वायर 2 पाई एन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर पावर 3/2। पाई से यहाँ पाई कैंसिल कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4 कैंसिल कर दीजिए, तो म्यू नॉट बाय 2 आई ए स्क्वायर, यहाँ रहेगी 2 की पावर 3/2, और ए स्क्वायर का स्क्वायर कटेगा तो रह जाएगा ए क्यूब, ये ए के क्यूब ए स्क्वायर से कैंसिल होकर ए रह जाएगा। म्यू नॉट आई 2 की पावर 1 2 की पावर 3/2, बेस इज सेम, वी कैन ऐड द पावर, so your result is mu naught I by 2 raised to the power 5/2 into a। ठीक है, और अगर हम फोर्थ केस की बात करेंगे तो फोर्थ केस क्या है, देखिए अब हमने एक ग्राफ बनाना है, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the variation of magnetic field and distance x। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये तो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, और ये डिस्टेंस x है, तो सेंटर पर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, अभी हमने निकाली थी फर्स्ट केस में मैक्सिमम, उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा डिक्रीज होती जाएगी। सो दिस ग्राफ यू हैव टू remember. So this is about magnetic field at any point on the axis. So this is all about that applications of Biot-Savart's law. अब हम अगला पढ़ने जा रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ या एम्पियर्स लॉ ऑफ करंट। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो स्टूडेंट्स ये लोग कुछ नहीं है, दिस इज another method to find the magnetic field at any point। एक बायोट-सेवर्ट्स लॉ है,
और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, एम्पियर सर्कुलर लॉ। इसकी एक कंडीशन है कि ये क्लोज्ड कर्व के लिए ही लगता है, जैसे वहाँ गोजेस लॉ क्लोज कर्व के लिए लगता था, वैसे ही एम्पियर सर्कुलर लॉ भी क्लोज कर्व के लिए ही अप्लाई होता है। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे, तो पहले एक लेते हैं, कंसीडर अ क्लोज कर्व। ठीक है, इस क्लोज कर्व में हम असाइन करते हैं, असाइन असेंस बाय पुटिंग एन एरो ऑन द कर्व। कैसे? तो मैंने एक कर्व ले लिया, क्लोज्ड कर्व, और इसमें एक एरो को असाइन कर दिया। ठीक है, एरो से हमें क्या बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। हम एरो की तरफ अपनी कर्लिंग करेंगे, जिधर एरो हो उधर कर्लिंग करेंगे, तो जिस डायरेक्शन में थंब जाएगा वो कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एरो द डायरेक्शन ऑफ थंब विल बी टेकन पॉजिटिव। तो उस डायरेक्शन में जो भी करंट होगा उसे हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो इसकी एक साइड इनवर्ड होगी, एक साइड बाहर की हो गई। जैसे एक प्लेन है, ध्यान से देखिए, ये एक प्लेन है, मैंने इधर एरो बना दिया, तो करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो करंट की तरफ मैं फिंगर्स को कर्ल करूंगा एरो, यानी कि इस तरफ, इसकी इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है, और सॉरी करंट है, जो भी चीज़ है इस तरफ वो पॉजिटिव है, और इस तरफ नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर मैं ये ब्लैक पार्ट को नेगेटिव कह दूं और वाइट वाले को पॉजिटिव, तो ये इस तरीके से होगी, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, करंट एलिमेंट डीएल लेंथ सिलेक्ट कर ली, ये डीएल, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट रिजोल्व हो जाएंगे, एक तो टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, लेकिन हमें पता है जो 90 का कंपोनेंट होता है उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, सिर्फ जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डीएल होगा, यानी कि बी और डीएल मिलाकर क्या बनाएंगे, बी डीएल कोस थीटा, और कोस थीटा कितना बन जाएगा, डीएल और बी की डायरेक्शन दोनों की सेम हो जाएगी, यही डीएल की डायरेक्शन है, यही बी की डायरेक्शन है, तो कोस जीरो इज वन, तो आपका जो बी डी एल है वो बी डी एल के बराबर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड बी डी एल के। तो ऐसे ही अगर सारे करंट के एलिमेंट ले लिए तो दैट गिव्स यू इंटीग्रल ऑफ दिस बी डी एल। ओके, और क्योंकि ये क्लोज पाथ है इसलिए हमने यहाँ पर एक क्लोज्ड पाथ बना दिया इंटीग्रल के ऊपर। है ये लेंथ का इंटीग्रल था लेकिन फॉर क्लोज्ड पाथ था, तो इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। लेंथ के लिए क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल किसका, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड पाथ। ठीक है, किसके इक्वल होगा अब स्टूडेंट्स, अब सपोज करो इसके अंदर जब हम डायरेक्शन पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, उस दिन हमने डिस्कस किया था कि एरो का पीछे का पार्ट क्रॉस होता है और आगे का पार्ट बिल्कुल टिप होती है, पॉइंट होता है। तो पॉइंट क्या शो कर रहा है, वो चीज़ हमारी तरफ आ रही है, और एरो का बैक क्या शो करता है क्रॉस की, वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो हम मान लेते हैं कि इसके अंदर जो करंट है I1 that is going inside, okay, I2 is going inside but I3 is coming out, I3 भी इसके अंदर है लेकिन I4 बाहर है और I5 भी बाहर है। ठीक है,
I1 I2 I3 इस लूप के अंदर एंक्लोज्ड करंट है, I4 I5 बाहर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहता है, देखिए अब ये एक सर्कुलर लूप है, ये इसका इनसाइड है। इनसाइड में क्या होगा, कोई फ्री स्पेस या एयर तो होगी। अगर फ्री स्पेस या एयर है तो हम ये जानते हैं कि मीडियम के एंटर होने से मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट बदल जाएगा। अगर आपने आई करंट दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी है, आई के इक्वल है बी, बिकॉज बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। लेकिन आई दे रहे हैं आप, फिर भी बी उतना नहीं बनता, तो इसका रीजन कौन है, मीडियम। तो इसलिए हम इसके इक्वल लिखेंगे म्यू नॉट आई इंक्लोज्ड, करंट इंक्लोज्ड। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा था कि जिस तरफ एरो है, अगर आप कर्लिंग कर लेंगे और थंब को उस डायरेक्शन में ले जाएंगे, जिधर एरो है कर्लिंग उधर की और थंब जिधर गया वो पॉजिटिव गिना जाएगा। तो इसका मतलब जो अंदर की तरफ करंट जा रहे हैं वो पॉजिटिव है। तो मैं अगर यहाँ पुट करूंगा तो I1 प्लस I2 पॉजिटिव, बट I3 क्या है, नेगेटिव। I4 और I5 का रोल यहाँ नहीं होगा, क्योंकि वो इस करंट के क्लोज पाथ में ये करंट एंक्लोज ही नहीं होते। तो इसकी एक कंडीशन है। तो हमारी डेफिनेशन क्या बन गई स्टूडेंट्स, अभी लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ, according to this law, according to this law, the line integral of magnetic field around a closed path is म्यू नॉट टाइम्स, क्योंकि परमिएबिलिटी साथ में अटैच होगी जब भी मीडियम, म्यू नॉट टाइम्स द करंट enclosed in that curve। ठीक है, तो उस क्लोज पाथ में जो करंट एंक्लोज होगा, ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है। तो हम अलग अलग पोजीशन पर किसी स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू या सोलेनोइड के थ्रू या टोरॉइड के थ्रू या सिलेंड्रिकल लेकर हम किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो चलिए करते हैं इसकी पहली एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स अब इस लॉ को अप्लाई करते हुए हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जिस भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करना चाहेंगे वहां एक क्लोज्ड लूप बनाएंगे। नंबर वन, आपकी मैग्नेटिक फील्ड या तो उस पॉइंट पर टेंजेंशियल होनी चाहिए, टेंजेंशियल ऐसे, या फिर नॉर्मल होनी चाहिए, नॉर्मल टेंजेंशियल, और या फिर बी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। ये तीन बातों का आपको ध्यान रखना है, तभी आप एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले magnetic field due to infinite long straight wire carrying current. So this is long straight wire carrying current I, and we want to find the magnetic field at P. देखिए बहुत सी बातों का ध्यान रखना है। अब सपोज करो यहाँ पर करंट के कितने ही एलिमेंट हो जाएंगे, डीएल 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 डीएल। हमें बायट-सैवर्ट्स लॉ नहीं लगाना है, ये हम फाइंड कर चुके हैं बायट-सैवर्ट्स लॉ से। तो हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को एंक्लोज करता हुआ एक लूप बनाना है, सबसे पहला पॉइंट। सो ये डिस्टेंस इधर इतना है तो इधर भी इतना ही होगा क्योंकि सिमेट्रिकल होगा। तो मैंने ये लूप बना दिया। ठीक है, सबसे पहली टास्क, उस लूप के ऊपर आपको स्मॉल एलिमेंट डीएल लेना है, डीएल ले लिया।
उसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है। और अगर करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड कर्लिंग से आएगी, तो वो भी किधर जा रही है, ऐसे ही जा रही है। तो अगर डीएल इधर है तो आपका बी भी इधर है, तो हो गई बी और डीएल की डायरेक्शन सेम। बी एंड डीएल आर इन सेम डायरेक्शन। तो यही होना चाहिए, जिधर सेम डायरेक्शन में होंगे उधर उनका डॉट प्रोडक्ट बी डी एल कोस थीटा के इक्वल होगा। सो इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल टू बी इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एल। तो डी एल लेंथ को हम प्लस करते जाएंगे, समेशन करते जाएंगे, तो ये बन गया। तो हमारी लेफ्ट साइड तो रेडी हो गई। अब हम राइट साइड को रेडी करना चाहते हैं। म्यू नॉट, या चलिए ये हमने कर लिया, कोस 0 डिग्री होगा इसलिए ये आ गया। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, क्या होगा, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई एंक्लोज्ड। ठीक है, तो इसमें से आई करंट ही जा रहा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम उसको लिखते हैं। ठीक है, आप चाहें तो स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं ऐसे, बी डी एल कोस 0 डिग्री, तो फिर ये बी डी एल आ जाएगा। ओके, बी इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा डी एल फॉर द क्लोज पाथ। तो डी एल डी एल डी एल डी एल प्लस करके हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, क्योंकि ये सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, आर है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो व्हाट इज बी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। और अगर इसके एन टर्न्स हो गए, फॉर एन टर्न्स, तो आप जानते हैं क्या होने वाला, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई। चलिए इसको कैपिटल आई कर देते हैं। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही रिजल्ट हमने उस केस में फाइंड किया था जब हमने बायोट सेवर्ट्स लॉ को अप्लाई किया था। तो अब आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप कहेंगे उसमें 4 पाई आता था, इसमें 2 पाई आ रहा था, तो कोई बात नहीं। देखिए अभी रिजल्ट को, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए। सो दिस बिकम्स म्यू नॉट बाय 4 पाई आर इंटू 2 n आई। आ गया रिजल्ट से, ठीक है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू हमें पुट करनी इजी होती है। म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर, या फिर टेस्ला पर एम्पियर मीटर। तो इसलिए हमें थोड़ा इजी रहता है, इसलिए हम सभी को म्यू नॉट बाय 4 पाई ही यूज करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की फॉर्म में। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। आइए हम सेकंड एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन में आती है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर। So here you can see this is a circular cylinder of radius capital R, and its axis is, it is rotating about its axis xy, and I current is flowing through it. तो आप जान जाएंगे कि अगर I करंट चल रहा है इसमें, तो हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी सर्कुलर फॉर्म में। और अगर सर्कुलर फॉर्म में बनेगी तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ऐसे सर्कल्स बनकर सब जगह मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो अब हम सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड कहाँ फाइंड करना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड अ सिलेंडर। ठीक है, तो हमने ये पॉइंट एज्यूम कर लिया। सो फिर से अगर हम कोई पॉइंट एज्यूम करते हैं, तो उसका तरीका क्या है कि जितना यहाँ से इधर जा रहे हैं उतना यहाँ से इधर जाइए, और एक क्लोज लूप बना दीजिए, और करंट को एंक्लोज करता है।
तो करंट को एंक्लोज करने वाला लूप हमने रेडी कर दिया। ठीक है, इसका डिस्टेंस एक्सिस से कितना है, स्मॉल आर है, तो अब हम लगा सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, सो बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ, हाँ जी, क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। चलिए बी डी एल अगेन हम चेक करना चाहते हैं, डी एल की डायरेक्शन यही है, और बी भी कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, मैंने करंट ऊपर है तो इसी डायरेक्शन के अंदर जाएगा। देखिए, ठीक, करंट ऊपर, तो आपकी बी एल की डायरेक्शन भी इधर है और बी की डायरेक्शन भी इधर है, तो हमें यही चाहिए होता है हर बार, बी और डी एल शुड बी इन द सेम डायरेक्शन। So it is equal to BDL cos 0 degree is equal to mu naught I, cos 0 is 1. So B integral DL is equal to mu naught I. तो कैसा है, ये भी सर्कल है और सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। स्मॉल आर क्यों लेंगे, क्योंकि जो पॉइंट है उसका लूप स्मॉल रेडियस आर का है। सो बी इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। So this is the magnetic field outside a cylinder. Now student, इसका second case आएगा, we have to find magnetic field at a point inside a cylinder. यानी कि अब हम केस क्या ले रहे हैं कि ये हमारा सिलेंडर था जिसमें एक्सिस था एक्स वाई और उसमें आई करंट फ्लो कर रहा था, आई करंट। अब हम जो पॉइंट है वो इनसाइड लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ से एक लूप बना देंगे। अब स्टूडेंट इसमें दो केसेस अराइज होते हैं। सिलेंडर एक मेटल है, अगर सारा करंट सरफेस पर रिसाइड करता है तो क्या होगा, और अगर सिलेंडर सॉलिड है और सारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है करंट तो क्या होगा। तो हम इसी का एक फर्स्ट केस बनाते हैं, इफ करंट इज एट द सरफेस ऑफ मेटल सिलेंडर, क्योंकि मेटल है ना तो सरफेस पर रिसाइड करता है करंट। ठीक है, अगर ये होलो है तो सो सरफेस के ऊपर रिसाइड करेगा तो क्या केस आएगा, इसका मतलब इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई करंट नहीं होगा क्योंकि सारा करंट यहाँ आ जाएगा। सो बी विल बी 0। बी पार्ट, इफ करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सरफेस, if current is uniformly distributed throughout the surface, तो क्या होने वाला है, तो नया करंट क्या होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अब तो इतने पार्ट का ही करंट चाहिए ना, पूरे के अंदर आई है तो इतनी सरफेस के अंदर कितना करंट होगा, क्योंकि सॉलिड है, करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन लगाएंगे, यूनिटरी मेथड, पाई आर स्क्वायर के अंदर करंट है आई, तो इसका रेडियस हो गया स्मॉल आर, तो पाई आर स्क्वायर में कितना होगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया तो कितना करंट आया स्टूडेंट, आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मेथड आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है, किस तरह से हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के केस में करंट को फाइंड कर सकते हैं। सो अब अंदर का मीडियम भी चेंज हो गया क्योंकि एक सॉलिड सरफेस है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। आप याद कीजिए, जब आप रिलेटिव परमिटिविटी निकालते थे तो क्या करते थे, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, तो ऐसे ही जब रिलेटिव परमिएबिलिटी निकालेंगे तो मीडियम की परमिएबिलिटी डिवाइड बाय फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी, तो मीडियम की परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी, परमिएबिलिटी हो जाएगी म्यू आर इंटू म्यू नॉट। तो इस केस में जब आप बाय अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ
So closed integral BDL is equal to म्यू आर म्यू ओ आई डैश, क्योंकि आई डैश करंट एंक्लोज हो रहा है अब इसके अंदर. दिस इज द मेन पार्ट. सो दिस इज अगेन बी डी एल, क्योंकि वो बी डी एल कोस थीटा तो वही रहना है, ये डायरेक्शन डी एल की है और वही डायरेक्शन बी की है. सो इट इज म्यू आर म्यू ओ आई डैश की वैल्यू डाल दीजिए, आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. व्हाट इज योर डी एल? दैट डी एल इज 2 पाई. तो मैं इसको इधर लिख देता हूं, दैट इज इक्वल टू b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू आर म्यू ओ आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. सो b इज म्यू आर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू 2 पाई r. ये एक आर से एक आर आप कैंसिल कर देंगे. सो योर रिजल्ट इज म्यू आर म्यू नॉट आई आर बाय 2 पाई r स्क्वायर. ठीक है. सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड inside a cylinder when the current is uniformly distributed. अब दोनों केसेस को हम जरा कंपेयर कर लें कि जब वो इस केस में आया था तो हमारा रिजल्ट क्या आया था, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r. ठीक है. और इस केस में हमारा रिजल्ट, यानी कि यहाँ b प्रोपोर्शनल टू r है और यहाँ पर b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है. इसका मतलब है कि जब तक आप उस रेडियस की रेंज में रहते हैं, यानी कि सिलेंडर के रेडियस की रेंज में रहते हैं, यहाँ तक रेडियस है. ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, प्रोपोर्शनेट. प्रोपोर्शनेट के केस में आप क्या करते हो, दिस इज मैक्सिमम. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आपकी लाइन कैसी बनेगी, स्टीपर. तो दिस पार्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r एंड दिस पार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. ध्यान रखेंगे ये रेडियस कैपिटल आर के लिए है, जो सिलेंडर का एक्चुअल रेडियस था वहां तक भी प्रोपोर्शनेट आर के रहता है, और जैसे ही आप आउटसाइड चले जाते हैं रेडियस आर में तो वो आपका डिस्टेंस इनवर्सली हो जाता है. सो दिस इज अबाउट सेकंड एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ. सो स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से इसको सीखिए और बड़े ध्यान से इसको पढ़िए, और चैनल को मेरे लाइक करना और सब्सक्राइब करना भी ज़रूर याद रखेंगे. नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं. वो इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड. थैंक यू.